अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 1 यानी कि FSC पार्ट 1 यानी कि इंटरमीडिएट पार्ट 1, और इसको आप ICS पार्ट 1 भी कह सकते हैं। इसका हमने लास्ट वीडियो में लेक्चर एंड वाला स्टार्ट किया था, जो कि आपका था डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है स्टूडेंट्स, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल इसमें से कुछ ना कुछ लाजमी आता है, चाहे वो शॉर्ट हो, लॉन्ग हो या MCQs की बात करें। सो स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को बड़े अच्छे से देखना है। इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है डायमेंशंस और फिजिकल क्वांटिटीज का, उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो ना देखी हुई तो स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो की कुछ समझ नहीं आने वाली। अब स्टूडेंट्स हम बात करने लगे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि डायमेंशंस का इस्तेमाल कहाँ पे है। देखो स्टूडेंट्स, डायमेंशन का इस्तेमाल है फार्मूले को ड्राइव करने में, फार्मूले को जनरेट करने में। जितने भी हमारे बड़े फिजिसिस्ट थे, वो जब भी किसी फार्मूले को जनरेट करना चाहते थे ना, बनाना चाहते थे उस फार्मूले को, तो वो डायमेंशंस का सहारा लेते थे। या अगर उन्होंने कोई इक्वेशन बनाई थी तो उस इक्वेशन को, उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए कि क्या ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल करेक्ट है, उसके लिए भी वो डायमेंशंस का सहारा लेते थे। और आज की इस वीडियो में हम यही दो काम करने लगे हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि आपकी बुक में स्टूडेंट्स एक टॉपिक है, वो कहता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मालूम करके मुझे दो डायमेंशन की बेस पर। तो हम क्या मालूम करते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। अब देखना स्टूडेंट्स, जब फिजिस्ट बैठे ना, तो उन्होंने कहा अच्छा ये हमने टाइम पीरियड का फार्मूला जनरेट करना है। उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले, अगर हमने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करना है ना, तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि ये टाइम पीरियड के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, मतलब किन चीजों को हम एज अ बेस बना के ना, उनको मद्देनजर रख के चीजों को हम टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं सिंपल पेंडुलम का। तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, देखो स्टूडेंट्स, अगर सिंपल पेंडुलम की ये डोरी हो और उसके नीचे ऐसे कोई ना कोई मैस अटैच हो, तो वो सबसे पहले उसका टाइम पीरियड अगर मालूम करना हो, तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये चीज आती है कि ये जो मैस है ना कोई जो चीज लटकी हुई है, सबसे पहले तो ये चीज आएगी। तो मतलब ये जो टाइम पीरियड है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है? सबसे पहले स्टूडेंट, सबसे पहली चीज है वो मैस पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तीसरी चीज वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है। और चौथी चीज वो एक्सरलेशन एक्सरलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जिसको हम जी भी कह सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स कैसे, देखो ये सिंपल पेंडुलम है, उसकी डोरी लटकी हुई है, कोई ना कोई मैस अटैच है ना, तो नंबर वन, वो मैस पे क्या हुआ? डिपेंडेंट हुआ ये टाइम पीरियड। सेकंड लेंथ है, तो लेंथ कैसे? उसने कोई ना कोई ऐसे, मतलब उसने ऐसे ऐसे घूमना है ना, ऐसे ऐसे उसने हरकत में आना है ना, तभी हमने मालूम करना है ना कि वो कितने फासले तक जा रहा है। ठीक है, तो वो फासला किस में हम मेजर करते हैं? लेंथ में, आप स्टूडेंट्स को पता है। इसके बाद एरिया, तो एरिया से मुराद ये है स्टूडेंट्स, वो देखो, वो अगर अगर वो डोरी यहां से इतना एरिया बस ऐसे कवर अप करती है, तो ये इसका एरिया है ना, जगह है ना। अगर वो यहां से भी ऊपर यहां तक ऐसे एरिया कवर अप कर रहा है, तो फिर ये किस में आ जाएगा? एरिया में। मतलब थर्ड चीज जो टाइम पीरियड पे डिपेंडेंट हुई, वो क्या है? एरिया। तो एरिया स्टूडेंट्स, एरिया को आप एंगल भी कह सकते हो, कि मतलब ये चाहे स्पीडली मूव करे 90 डिग्री का एंगल बनाए, चाहे ये 30 डिग्री का एंगल बनाए, चाहे ये 45 डिग्री का एंगल बनाए, चाहे ये 120 का बनाए, चाहे 135 का बनाए। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो एरिया को आप किस पे कहेंगे? एंगल की सूरत में मेजर करेंगे। और लास्ट चीज जो डिपेंड करती है सिंपल पेंडुलम पे, वो करती है ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन, मतलब जी। जी की वैल्यू आपको पता है डिपेंड करती है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। सो इन चार चीजों को उन्होंने कहा अच्छा ये चार चीजें तो हैं, अब इससे फार्मूला ड्राइव करना है। अब देखना स्टूडेंट्स, फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले टाइम पीरियड की जगह मैं टी लिखता हूँ। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि डिपेंडेंट है टी इन चारों चीजों पे, इसलिए मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शन डाला। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले क्या चीज? एम, मैस, लेंथ, एल, उसके बाद एरिया को मैं आपको कहा थीटा, एंगल लिखेंगे इसको, और ग्रेविटेशन जी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको हटाते हैं, प्रोपोर्शन को हटाते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शन को जब भी हटाते हैं, इसकी जगह के आता है, तो आपका टी इज इक्वल टू क्या होगा? के मल्टीप्लाई, ये के हो रहा है किससे? एम मैथ से, लेंथ से,
थीटा से और ग्रेविटेशन से। अब इन चारों की हम क्या करते हैं, डायमेंशन लेते हैं। अब टी की सबसे पहले डायमेंशन ली तो टी एक बेस क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी की डायमेंशन ये टी होती है, इज इक्वल टू के। अब स्टूडेंट्स के की कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि के एक कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ये अपने माइंड में याद रखिएगा। मल्टीप्लाई एम की डायमेंशन क्या लिखी, कैपिटल एम लिखा और इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी, फिर एल लिखा, एल कैपिटल एल लिखा और इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी, फिर थीटा लिखा और इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी, फिर मैंने ग्रेविटेशन की वैल्यू जी लिखी और इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर दी। अब यहां तक आपने काम कर लिया डिमेंशंस का। अब डिमेंशन के बाद इनके ऊपर पावर अप्लाई करेंगे। अब आप कहेंगे पावर क्यों अप्लाई करेंगे, पावर इस वजह से अप्लाई करेंगे क्योंकि देखो जब तक आप इसकी पावर नहीं अप्लाई करोगे आपको सिंपल पेंडुलम का कभी भी फार्मूला जनरेट नहीं हो सकता। अब इसकी मैंने पावर जब अप्लाई की तो मैं इस तरफ पावर अप्लाई करूंगा तो ये टी की डायमेंशन ऐसे ही आएगी, टाइम पीरियड की डायमेंशन ये तो ऐसे ही इज इक्वल टू क्या, के ऐसे क्या ऐसे, मल्टीप्लाई मैंने एम लिखा, एम की डायमेंशन और इसकी पावर मैंने ले ली ए, फिर मैंने एल लिखा, इसकी पावर ले ली मैंने बी, फिर मैंने थीटा लिखा, थीटा की पावर ले ली मैंने सी, फिर मैंने जी लिखा और जी की पावर मैंने ले ली डी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने ये क्या ले ली, अब पावर्स मैंने ले ली। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनकी डायमेंशन लेते हैं। जैसे ये इक्वल के इस तरफ जो टी है, टी की डायमेंशन क्या होती है, टी होती है। एम की डायमेंशन क्या होती है, एम भी एक बेस क्वांटिटी की डायमेंशन है ना, तो बेस क्वांटिटी की आपको पता डायमेंशन वही रहती है। एम की डायमेंशन भी एम ही होगी, एल की डायमेंशन भी एल ही होगी। हाँ, थीटा की डायमेंशन, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होगी स्टूडेंट्स क्योंकि थीटा एक एंगल है, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। अब जी की क्या डायमेंशन होगी, जी की डायमेंशन होगी एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन है। ठीक है ना। अब जी की जगह हम एक्सेलरेशन की हमने जो ड्राइव क्वांटिटी में, जिस ड्राइव क्वांटिटी में जो हमने मालूम की थी ना एक्सेलरेशन की डायमेंशन, हम उसको जी की जगह पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, टी को इज इक्वल टू एम की पावर मैंने कितनी लिख दी, एम की पावर मेरे पास ए ही है, एल की पावर डायमेंशन के अंदर मैंने कितनी लिख दी, बी लिख दी, थीटा की पावर कितनी लिख दी स्टूडेंट्स, थीटा की पावर मैंने सी लिख दी। अब जी की जगह क्या मैं लिखूंगा, जी की जगह मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की पावर डी। अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप में हम ये देख लेते हैं। मैंने टी की जगह यही लिखा इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय एम की जगह मैंने इसकी पावर ए, एल के ऊपर पावर कितनी आई बी, थीटा के ऊपर पावर कितनी आई सी। अब ए के जगह क्या आएगा, एल टी माइनस टू इसकी पावर डी। अब आप स्टूडेंट्स कहेंगे ये कैसे एल टी माइनस टू, स्टूडेंट्स इससे पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि आपने डराइव क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे लिखनी है, आपने बेस क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे लिखनी है, मैंने फॉर्मुलेट आपको करके दी, आपको बनाने का तरीका सिखाया। अब क्योंकि एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो आपके पास होती है एल टी माइनस टू, मैंने डायरेक्ट पुट कर दी है। ठीक है, जिस स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आई वो इससे पीछे वाला लेक्चर देख ले, इंशाल्लाह ताला आपको ये चीज अच्छी तरह सोल्व आउट हो जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखो स्टूडेंट्स, पहले मैं अब इनकी पावर्स को हमने खत्म करना है। पावर्स को जब खत्म करेंगे ना तो आपके पास फार्मूला जनरेट हो जाएगा। अब पावर्स को सबसे पहले कैसे खत्म करेंगे, एम की पावर कितनी है ए, किसी और के ऊपर आपको पावर ए नजर आ रही है, नहीं ना नजर आ रही, किसी और के ऊपर आपको पावर नहीं नजर आ रही। एल की पावर कितनी है, एल की पावर स्टूडेंट्स, और एम आपको कोई और भी नहीं नजर आ रहा, एल की पावर कितनी है बी, लेकिन एल की पावर बी भी है और अगर लास्ट में आप देखो ना तो एल की पावर डी भी है। ठीक है ना, चले मैं इसको ना ये डी वाला जो है मैं इसको सेपरेट करके आपको बता देता हूं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई एम की पावर ए, एल की पावर बी, थीटा की पावर सी, और यहां पे आप एल की पावर एक दफा लिखेंगे डी, फिर आप लिखेंगे टी की पावर माइनस टू और इसकी पावर लिखेंगे डी, क्योंकि ये डी जो है ना स्टूडेंट्स वो एल के साथ एल की भी पावर है और टी माइनस टू की भी पावर है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, अब आप क्या करोगे, एम आपको यहाँ पे अकेला नजर आ रहा है तो एम की पावर ए है, तो यहाँ पे रफ अमल में आप काम करो, एम की पावर ए ये इक्वल होती है, एम मैंने लिया बेस मैंने सेम रखी, इसकी पावर बना दी जीरो।
ठीक है, इसलिए a बराबर, अब a इधर भी a है, इधर इधर m की पावर a है, इधर m की पावर 0 है, तो दोनों बेस सेम है, तो आप क्या करो a इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है a इज इक्वल टू 0 है, तो m के ऊपर जो a है वो 0 है, मतलब आप क्या लिखोगे t की पावर, t की ऐसे डायमेंशन इज इक्वल टू m की पावर कितनी आ गई 0। ओके स्टूडेंट्स, अब l की अगर हम बात करें तो l की पावर, ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे l की पावर क्या है, l हमारे पास दो है, एक l की पावर हमारे पास b है और एक l की पावर हमारे पास कितनी है स्टूडेंट, d है। तो ठीक है, तो ये दोनों आपस में, क्योंकि अगर जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो l की पावर कितनी आ जाएगी, l इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा b प्लस d। ओके स्टूडेंट्स, अपने माइंड में रखिएगा l की पावर कितनी बन जाएगी, b प्लस d। तो आप यहां पे ये लिख दोगे l की पावर, l की पावर आप क्या लिखोगे, l की पावर लिख दोगे b प्लस d। अब इसके बाद थीटा, अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था थीटा क्योंकि एक एंगल है स्टूडेंट्स, थीटा क्योंकि एक एंगल है, तो इसलिए थीटा की भी पावर जो होगी वो आपके पास 0 ही होगी। और आगे आपके पास आ गया t, तो t आपके पास क्या क्या आएगा, t की पावर -2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 2d, क्योंकि d से मल्टीप्लाई, -2 से d मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब थीटा की पावर 0 कैसे लिखी, क्योंकि आपको पता है एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो थीटा की पावर अगर मैं लिखूं थीटा की पावर c इज इक्वल टू थीटा की पावर 0, तो दोनों बेस सेम है, तो थीटा की पावर c प्लस 0 और c इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे देखें L और L, दो L थे, इसलिए दो L में से मैंने एक L को कॉमन लिया और उनकी पावर, एक L के ऊपर पावर थी B, एक L के ऊपर पावर थी D, तो मैंने लिख दिया B प्लस D। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, अब m की पावर 0 है, तो स्टूडेंट्स अगर डायमेंशन में किसी की पावर 0 होना तो उस सब को खत्म करके 1 पुट ऑन कर देते हैं, उस सब को खत्म करके क्या करते हैं 1 पुट कर देते हैं। अब आप यहां पे क्या करोगे, आप यहां पे करोगे t इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 1, अब मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ जाएगा 1, l की पावर क्या आ जाएगी b प्लस d, फिर आपके पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि थीटा, फिर मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा t की पावर -2d। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से स्टूडेंट्स अगर हम d को कर लेना, अगर हम d की वैल्यू कोई ना कोई ले आए तो हमारे पास काम हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास b एक ही है, b जो पावर है वो एक ही है, d हमारे पास दो पावर है। अब हाँ, यहां से हम सोल्व कर सकते हैं जो -2d है, तो अगर मैं स्टूडेंट ये कहूं -2d इज इक्वल टू 1, अब -2d है तो यहां से -2d खत्म करना है, इसके नीचे भी लगाओ -2d बटा, इसके नीचे भी लगा दो -2d -2। अब ये -2 कट गया तो d इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास -1/2। अब इसका मतलब है d की वैल्यू आप क्या है -1/2। जहां पे आपको d नजर आ रहा है वहां पे उसकी जगह क्या पुट करो -1/2। अब इसका मतलब है l के ऊपर जो हमारे पास b प्लस d है, जहां पे d है वहां पे हम पुट करेंगे -1/2 और t की पावर थी -2 2d। अब -2d को ही हमने सोल्व किया था तो उसकी जगह हमारे पास क्या वैल्यू आई थी -1/2, इसका मतलब t की पावर क्या होगी -1/2 होगी स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पुट ऑन करते हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या आएगा t ऐसे कैसे आएगा इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई क्या आपके पास आएगा l की पावर b प्लस ब्रैकेट के अंदर -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो और t की पावर कितनी आपके पास आ जाएगी -1/2। ये ले स्टूडेंट्स, अब यहां से आपने ये b को सोल्व आउट करना है। अब इस b को कैसे हल करना है, यही एक मेन मुद्दा है, b की वैल्यू आनी चाहिए। अब b की अगर वैल्यू आ गई ना तो हमारे पास सारा काम ठीक हो जाएगा। जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है l की पावर b प्लस माइनस, अब ये प्लस चले मैं ऐसे कर लेता हूँ, प्लस ब्रैकेट के अंदर -1/2। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ l की पावर b -1/2। इसका मतलब b को मैं ये लिखूंगा b माइनस -1/2। अब इस 1/2 को इक्वल के इज इक्वल टू 0, अब इस 1/2 को इक्वल के इस तरफ ले आए तो ये इज इक्वल टू बन जाएगा b इज इक्वल टू प्लस का 1/2। इसका मतलब है जो l के ऊपर b -1/2 आपको b प्लस ब्रैकेट में -1/2 नजर आ रहा है, वो एक्चुअल में b की वैल्यू क्या आपके पास बन गई b इज इक्वल टू 1/2। तो स्टूडेंट्स इसको यहां से मैं कैसे लिखूंगा, मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लेता हूं, इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू क्या आपके पास आ जाएगा k मल्टीप्लाई l की पावर क्या आ जाएगी 1/2, t की पावर कितनी आ जाएगी -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं,
अब हम यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप स्टूडेंट को ये पता है इस जो इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर दोनों के ऊपर पावर 1/2 है, तो अंडर रूट की पावर क्या होती है, 1/2 होती है ना। तो हम इस टी को पहले मैं पॉजिटिव में लेके आता हूं, मैं इसको ये करता हूं टी इज इक्वल टू के एल की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय टी की पावर 1/2। ये 1/2 टी ऊपर था, इधर आ गया तो ये प्लस का बन गया। अब इनका अंडर रूट ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या मेरे पास आ जाएगा, टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई अंडर रूट में लिख लेता हूं मैं एल ओवर टी। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या आ गया, एल ओवर टी। अब आपके पास ये फार्मूला जनरेट हो गया। अब ये कांस्टेंट है, लेकिन आपने अगर 10th क्लास में फार्मूला पढ़ा हो ना, तो वो फार्मूला ये आपके पास आता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर टी। ये आपके पास फार्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आप स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ये कंफ्यूज हो गए कि ये सर 2 पाई कहाँ से आया। स्टूडेंट्स क्योंकि कांस्टेंट का कोई ऐसा डायमेंशन नहीं है, इस वजह से कांस्टेंट की जगह हम 2 पाई अज्यूम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये फार्मूले की मदद से आपको फार्मूला डायमेंशन में आपने किस तरह जनरेट करना है ये आपको समझ में आ गई। अब कोई ना कोई इक्वेशन लेते हैं, आपकी बुक से ही एक इक्वेशन उठाते हैं, उसको सोल्व करके आपको बताता हूं कि उसको आप किस तरह सोल्व करोगे। हम एक इक्वेशन को लेते हैं, अगर उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी डायमेंशन की मदद से, तो आप स्टूडेंट्स को ये समझ आ जाएगी कि डायमेंशन को इतना क्यों जरूरी समझते हैं किसी भी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए। आपकी बुक पे जो इक्वेशन है वही लेते हैं, वो है v इज इक्वल टू अंडर रूट में आपके पास है f मल्टीप्लाई बाय l ओवर m। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कहता है इस इक्वेशन को v आपके पास क्या है, वेलोसिटी है, f आपके पास क्या है, f आपके पास फोर्स है, l लेंथ है, m आपके पास मास है। अब यहाँ पे होगी, ये आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी इज इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, v लेफ्ट हैंड v इज इक्वल टू आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स v की डायमेंशन लो, v की ये डायमेंशन है, ये इज इक्वल टू किसकी होती है स्टूडेंट्स, ये जो v की डायमेंशन होती है, ये याद रखिएगा v का फार्मूला पहले पुट करते हैं। v का फार्मूला आपके पास होता है स्टूडेंट्स रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम यानी कि d ओवर t, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू l ओवर टी भी। ओके स्टूडेंट्स, अब इनकी जगह डायमेंशन पुट करें, तो v की डायमेंशन ये इज इक्वल टू l की डायमेंशन ओवर t की डायमेंशन, t को ऊपर ले जाएं तो v की डायमेंशन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, एल टी माइनस 1, जो कि आपने सीखा भी हुआ है, ये तो एक आसान सा अमल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास राइट हैंड साइड निकल आई। अगर लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आया, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जो डायमेंशन की मदद से किया हुआ काम है वो बिल्कुल ठीक है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, अंडर रूट में f मल्टीप्लाई बाय l ओवर m। अब सबसे पहले क्या करते हैं, अंडर रूट को तोड़ते हैं, तो अंडर रूट सबके ऊपर ले लो, ऐसे लिखो, आपको लिखो इज इक्वल टू ऐसे ब्रैकेट f मल्टीप्लाई बाय l ओवर m, और इसके ऊपर डालो 1/2। अब इन 1/2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा आपके पास f की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय l की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय m की पावर 1/2। अब इस m को ऊपर ले जाते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा इज इक्वल टू f की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय l की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास बन जाएगा m की पावर -1/2, क्योंकि ऊपर गया तो -1/2 आ गया। अब देखो, अब इनकी डायमेंशंस लेते हैं, f की डायमेंशंस, फोर्स की डायमेंशन। स्टूडेंट्स फोर्स की डायमेंशन मैंने इससे प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया था, फोर्स की डायमेंशन क्या है। एक्चुअल में फोर्स का आपके पास फार्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू आपके पास होता है एम ए। तो यहाँ से देखो, फोर्स की डायमेंशन निकालनी हो तो फोर्स ये है एम, ऐसे ही एम क्योंकि खुद ही एक डायमेंशन है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन आप लोगे तो ये कंप्लीटली जब आप सोल्व करोगे, इससे पीछे वाली वीडियो में आपको बताया था, वो आपके पास आ जाएगी। फोर्स की डायमेंशन इज इक्वल टू होती है एम एल टी माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास डायरेक्ट आ जाती है। अब भी आपको ना समझ में आई तो इससे पीछे पीछे वाली वीडियो देखें, आपको ये समझ में आ जाएगी ये कैसे फोर्स की डायमेंशन आई है। अब हम फोर्स की डायमेंशन की जगह ये पुट करते हैं, फोर्स की जगह, अब फोर्स की डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई, एम एल टी माइनस 2, और इसके ऊपर पावर कितनी है 1/2। अब एल की डायमेंशन एल ही होती है, इसकी पावर कितनी आ गई 1/2। एम की डायमेंशन एम ही होती है, इसकी पावर कितनी आ गई -1/2। अब ये जो आपके पास फोर्स की नजर आ रही है, इसकी जो पावर है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, अलग-अलग कर लेते हैं इसकी पावर को। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, एम की पावर यहाँ पे एम डायमेंशन एक अलग आ गई, इसकी पावर क्या बन गई, इसकी पावर बन गई 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या है एल, एल की पावर भी क्या बन जाएगी 1/2। यहाँ पे क्या है आपके पास
टी की पावर -2 और इसके ऊपर पावर कितनी बन जाएगी 1/2। सबकी मैंने पावर अलहदा कर दी और यहाँ पे एल की पावर 1/2 और एम की भी पावर क्या आ जाएगी -1/2। ओके, अब जहां पे आपको बेसिस सेम नजर आ रही हैं उनको सेम करें और उनकी पावर्स को ऐड कर दें। जैसे आप फर्स्ट में देखें ना तो m की पावर आपको कितनी नजर आ रही है 1/2। लास्ट में आप देखें तो m की पावर कितनी नजर आ रही है -1/2। तो ये दोनोों बेस सेम है, इनकी पावर्स को ऐड करें तो आपके पास ये बन जाएगा। आप ये लिखोगे इज इक्वल टू m, इसकी पावर कितनी लिखोगे 1/2 -1/2। अब ये आपस में कट जाएंगी और दूसरी L देखो, L आपके पास ये भी दो है, L की पावर क्या बन जाएगी आपके 1/2 प्लस 1/2 क्योंकि दोनों पावर जो है वो सेम हो रही हैं। और लास्ट में आपके पास क्या बचेगी T, तो T की ये देखो ये T की पावर -2 और बाहर है 1/2, तो ये 1/2 2 से कटा तो T की पावर -1 बन जाएगी डायमेंशन के अंदर। तो इसको आप किस तरह लिखोगे स्टूडेंट्स, इस तरह लिखोगे। अब m की पावर 1/2 थी प्लस में और माइनस में थी 1/2, तो ये दोनों कटे तो m की पावर कितनी आ गई, यहाँ पे आप लिखोगे इंप्लाइज दैट m की पावर आ गई 0। l की पावर कितनी बन जाएगी स्टूडेंट्स, l की पावर खाली बन जाएगी 1। ये आपको अभी बता देता हूँ कैसे बनेगी। और t की पावर कितनी बन जाएगी, ये -1 बन जाएगी। t की पावर कितनी बन जाएगी -1। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको स्टूडेंट्स यहां से ये नहीं समझ में आ रही होगी कि L की पावर 1 कैसे बनी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि L की पावर तो 1/2 फिर प्लस 1/2 थे। तो ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा L की पावर है 1/2 फिर है प्लस में 1/2, तो ये एलसीएम लो। ये देखो स्टूडेंट 1/2 प्लस में 1/2, तो ये 2 एलसीएम 2 आ गया, 2 1 2 1 1 1 प्लस 2 1 2 और 1 1 1 और 1 + 1 कितना आ गया आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 1 और आपके पास इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ये इस तरह L की पावर 1 बनी। अब एलसीएम लेने का तरीका, मैंने एलसीएम लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब m की पावर 0 वो आपके पास क्या आती है, m की पावर 0 वो आपके पास आती है 1। L की पावर कितनी आ गई 1, t की पावर कितनी आ गई -1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं LT -1। तो ये किसके इक्वल है, ये इज इक्वल टू है लेफ्ट हैंड साइड। वो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया था LT -1। तो आप नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स इस तरह इस अमल को अप्लाई करते हुए डायमेंशन की मदद से वो साइंटिस्ट जो है, फिजिस्ट जो है, वो अपनी इक्वेशंस को अगर करेक्ट प्रूव करें तो वो करेक्ट प्रूव करके फिर हमें बताते हैं कि ये देखो ये एक्चुअल में इस चीज की ये इक्वेशन है। आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। लेक्चर को बार बार देखिएगा। हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ट्रिकी तब तक है जब तक बेस स्ट्रॉन्ग ना हो। बेस स्ट्रॉन्ग एक दफा आपने कर ली, आपके लिए ये कुछ भी नहीं है, चाहे कोई भी फार्मूला आ जाए आपके लिए वो कुछ भी मैटर नहीं करता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।